इन दोस्तों, आज हम जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को, उसके सेकेंड पेपर को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में थोड़ा सा एक एहसास हो जाएगा और याद भी कर लेंगे आप लोग कि इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन इंडिया आर फेमस फॉर जैना केव्स? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही आंसर होगा खांडगिरी की पहाड़ी और उदयगिरी की पहाड़ी। खांडगिरी की और पहाड़ी और उदयगिरी की पहाड़ी के बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। खांडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ी ये उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित दोनों पहाड़ियाँ हैं। हाथी गुम्फा शिलालेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। याद रखिएगा, इस शिलालेख में इसका वर्णन जो है कुमारी पर्वत के रूप में आता है, हाथी गुम्फा शिलालेख में इसका निर्माण जो है राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था। राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था, यानी पत्थर के टुकड़ों से किया गया था, और यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति की यात्रा के वक्त आया करते थे। उदयगिरी की पहाड़ी में कुल मिलाकर के 18 गुफाएं हैं, और जबकि खांडगिरी की पहाड़ी में 15 गुफाएं हैं। ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ तो उनको आप आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएँ। अन्य जैन गुफाओं की अगर बात करें तो एलोरा केव्स, याद रखिए, महाराष्ट्र में है। शिव श्री महावीर जैन टेम्पल की बात करें तो वह राजस्थान में है, और लाल जैन मंदिर जो है वह दिल्ली में है। सोनगिरी की जो टेम्पल है, सोनगिरी टेम्पल, यह भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो यह सब जो है मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 2, द इंडियन स्टैंडर्ड्स कमेटी वॉज ऑल्सो नोन बाई विच नेम्स? द इंडियन स्टैंडर्ड्स कमेटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है एस्किन कमेटी, द एस्किन कमेटी, ऑप्शन नंबर सी। इसी सैंडर्स कमेटी के सदस्य थे एस्किन, जिनके नाम पर इसे एस्किन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। 1926 ईस्वी में यह बनी थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड रीडिंग थे। तो इतनी सारी बातें आप इसे ध्यान में रखिएगा। और एक बात और भी ध्यान रखनी है इससे जुड़ी हुई कि 1926 से 1931 के समय ही बटलर कमेटी, याद रखिएगा, बटलर कमेटी भी बनी थी। इस समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन थे। तो दोनों चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि 1926 से 31 के समय में बटलर कमेटी बनी थी, उसके समय में वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जबकि सैंडर्स कमेटी में एस्किन एक मेंबर थे, जिनके नाम पर इस एस्किन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और यह 1926 ईस्वी में बनी थी, और इस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड रीडिंग थे। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरह से। अगले प्रश्न की ओर है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अगर बात करें ना, तो जो पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया, वह 31 दिसंबर आप याद रखें, दिसंबर 1600 को, 1600 ईस्वी को यह ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। और दूसरा है मुग़ल राजा अकबर की मृत्यु, जो 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी, 1605 27 ऑफ अक्टूबर 1605 में हुई थी। और तीसरा है गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 ईस्वी में हुआ था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क हमला करते हैं और गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। याद रखिए, ये इसका जो कब्जा हुआ था कब, 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। तो इस तरह से ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गई बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था 1600 ईस्वी में, और मुग़ल राजा अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में, और गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था 1510 में। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। 1664 ईस्वी में, 1664, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। तो जिन सज्जन को ये सारी बातें अगर याद होगी, उनको निकालने में यानी किसी क्रम में से जाना हो तो आसान हो जाएगा। इस तरह से इसका सही क्रम बनेगा, पहले सी ए ई बी और उसके बाद डी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा, CAEBD, यह हमने आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो कुल मिला के आप समझिए, इनके डेट को आप याद रखेंगे तो बखूबी आपको याद रहेगा कि किस क्रम में सजाना है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ये था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द टू बुद्धिस्ट सेक्ट्स हीनयान एंड महायान वर गिवन रिकॉग्निशन बाय, यानी हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को किसने मान्यता दी थी? इसका सही जवाब होगा बुद्ध। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसी में इसकी मान्यता मिली थी। याद रखिएगा, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
याद रखिएगा 72 AD के समय हुआ था, जिस समय वसुमित्रा के द्वारा संपादित किया गया और उनको प्रेसिडेंट भी नामित किया गया था। तो याद रखें, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर में हुआ था, तो इसी के समय हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदायों को मान्यता मिली थी। तो इस प्रश्न से जुड़ी हुई ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू इंस्टॉल द कोहिनूर डायमंड इन द टेम्पल? निम्नलिखित निम्नलिखित राजवंश ने कोहिनूर हीरा को सर्वप्रथम एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया था? तो काकतीय राजवंश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, काकतीय राजवंश। ऑप्शन नंबर डी, काकतीय राजवंश। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से हाई ट्राइब वेयर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? हाई या किस क्षेत्र की जो जनजाति हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह याद रखिए, यह अवंती क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति थी, अवंती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, अवंती क्षेत्र में हाई नामक ट्राइबल लोग पाए जाते थे। तो इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न देखते हैं आगे। समय मातृका ऑफ क्षमेंद्र डिस्क्राइब्स द एडवेंचर ऑफ इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी। क्षमेंद्र के समय मातृका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है? क्षमेंद्र जो थे ये कश्मीर के कवि थे। याद रखिएगा, क्षमेंद्र जो थे कश्मीर के कवि थे, हास्य व्यंग कवि भी थे, और 1025 से लेकर 1087 ईस्वी तक जो समय था वह इनका टाइम पीरियड रहा है। और इनके समय में कश्मीर के राजा अनंत और उनके बेटे कलश थे। मतलब क्षमेंद्र इनके दरबार के कवि थे, यानी पहले लोग दरबार में विद्वानों को रखा करते थे, उनके दरबार में क्षमेंद्र कवि रहा करते थे। अब इनके द्वारा कुछ बुक लिखी गई हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ क्षमेंद्र के रूप में याद रखें। समय मातृका जो अभी आप प्रश्न में देख रहे हैं 1050 ईस्वी में लिखी गई। कंकाली नामक स्त्री की चर्चा की गई है, इसमें कंकाली नामक स्त्री की चर्चा की गई है, जो कि आपके ऑप्शन में पूछा गया है कि इसके साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। इसका सही जवाब होगा, एक वीमेन के साहसिक कार्यों की चर्चा की गई है। और दूसरा जो इनका रचना है 1 से 10 अवतार चरित्र, यह भी इनकी क्षमेंद्र की ही रचना है। तो क्षमेंद्र से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। हु रिजेक्टेड डे इंडस्ट्रियलाइजेशन and claimed a significant economic advancement during colonial rule in the 19th century? 19वीं सदी में किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान विऔद्योगीकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया? इसका सही जवाब होगा मॉरिस डेविस मॉरिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर है अब। विच वन ऑफ दिस इज आर करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में? अरविंदो घोष रोट न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। यह एक सही कथन है कि अरविंदो घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लिखी, यह सही कथन है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दूसरा कथन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड डिस्क्राइब्स द कांग्रेस एज बीइंग आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्रोलेटेरिएट्स। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में कांग्रेस का सर्वहारा ने संपर्क न होने के रूप में वर्णन किया था, यह भी कथन सही है। तीसरा देखते हैं, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड कैरेक्टराइज्ड कांग्रेस एज अन नेशनल, यानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में कांग्रेस को अराष्ट्रीय के रूप में चित्रित किया गया था, यह भी कथन सही है। अरविंद घोष के विचार में कांग्रेस अतिशयवाद से मर रही थी। अरविंदो घोष थॉट दैट द कांग्रेस वाज डाइंग ऑफ कंजम्पशंस, यानी यह भी सही है। और पांचवा ऑप्शन जो है, रानाडे रोट ऐसे इन यूरोपियन इकोनॉमीज़, यह गलत। रानाडे ने ऐसे इन यूरोपियन इकोनॉमीज़ लिखी, यह गलत स्टेटमेंट लिखा गया है, जबकि रानाडे ने ऐसे इन यूरोपियन इकोनॉमीज़ के लेखक लुइस सोमर हैं, न कि रानाडे। इसे याद रखिएगा, यूरोपियन इकोनॉमीज़ के लेखक लुइस सोमर हैं। इस तरह से इतना ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वेर ऑफन यूज फॉर अशोका? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियाँ अशोका के लिए प्रायः प्रयुक्त होती थी? तो याद रखिएगा, अशोका के लिए बहुत सारी उपाधियाँ थी, जबकि ये 5 उपाधियाँ अशोक के लिए, याद रखिए, जो 5 उपाधियाँ मैं जो पढ़ूंगा वह याद रखिए उनके लिए यूज हुआ करता था। वह था पहला देवनामप्रिय, दूसरा चक्रवर्ती, तीसरा आर्यपुत्र भी उनको कहा जाता था, महासम्मत भी कहा जाता था, देवपुत्र भी कहा जाता था। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, अशोक को देवनामप्रिय,
चक्रवर्ती, आर्यपुत्र, महासम्मत और देवपुत्र, उनके लिए अक्सर यह यूज हुआ करता था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्सर वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। तो बाकी जो आप देख रहे हैं इसमें तीनों जो टाइटल हैं उसमें सब खास मौके पर दिए जाते थे। तो देवनामप्रिय, चक्रवर्ती, आर्यपुत्र, महासम्मत और देवपुत्र, इसका सही आंसर होना चाहिए अक्सर जो है वह ऑप्शन बी और डी, यानी देवपुत्र और चक्रवर्ती, चक्रवर्ती और देवपुत्र। इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा चक्रवर्ती और देवपुत्र, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रायः कौन नियुक्त हुआ करता था। चक्रवर्ती सम्राट थे और देवपुत्र के रूप में उनको प्रायः कहा जाता था, इसलिए दोनों ऑप्शन बी और डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ प्रस्थानत्रयी, ध्यान रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ प्रस्थानत्रयी ऑफ हिंदू लिटरेरी ट्रेडिशंस, हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थानत्रयी के समुच्चय का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर होगा, याद रखिए, इसका सही आंसर होगा, इसमें कुल बातें समझिए एक बार, इसमें ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, सी और डी इसका सही जवाब है, सी और डी इसका सही जवाब है। इसके बारे में कुछ जानकारी और भी आप रखें कि ये कुल 3 ग्रंथ ऐसे थे जिनको प्रस्थान त्रयी का नाम दिया जाता है। त्रयी का मतलब 3 होता है, उसमें श्रीमद्भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। याद रखिए, मद्भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये 3 ऐसे ग्रंथ थे जिनको प्रस्थान त्रयी की संज्ञा दी जाती है। याद रखना है, तो आपका सही आंसर हुआ ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, हु डिड नॉट accompany महात्मा गांधी व्हेन ही वेंट टू चंपारण इन 1917, इनमें से कौन 1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया था। इसके ऑप्शन है, अब देखिए इसमें सही आंसर जो है एनी बेसेंट होगा, क्योंकि एनी बेसेंट के बारे में ध्यान रखिए, एनी बेसेंट, अब एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारी आप ध्यान रखें, चूँकि वो नहीं गए थे उनके साथ। जो बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक और JB कृपलानी, और उनके साथ एक और व्यक्ति गए थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, मजहर उल हक और बाबू राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ 1970 के चंपारण सत्याग्रह में गए थे, जबकि एनी बेसेंट नहीं गए थे। ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स प्रोवाइड बायोजोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द चंदेला डायनेस्टी, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक चंदेल वंश के जीवन चरित्र संबंधी विवरण प्रदान करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, चूँकि बाण, विल्हन और कलहन। जो बाण भट्ट जो थे वह हर्षचरित्र के रचनाकार हैं, राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा है। हर्षचरित्र कादम्बरी जो बाण भट्ट की रचना है, विश्व का पहला उपन्यास था। यह पुस्तक पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाण भट्ट, याद रखिएगा, बाण भट्ट की रचना पूर्ण हुई तब उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। बिल्हन की अगर बात करें तो चौर पंचाशिका, याद रखिएगा, चौर पंचाशिका एक संस्कृत प्रेम काव्य है। और विक्रमांक देव, याद रखिएगा, चौर पंचाशिका और विक्रमांक देव एक संस्कृत की प्रेम काव्य हैं, जो 6वीं शताब्दी में कश्मीर के कवि थे विल्हन, उनके द्वारा रचित है। अच्छा, कलहन की अगर बात करें, कलहन 12वीं शताब्दी के समय के लेखक थे, जिन्होंने राज तरंगिणी की रचना की। 1148 से लेकर के 50 का वक्त था उनका, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। इसकी रचना जयसिंह नरेश, याद रखिए, नरेश जयसिंह के काल में हुई थी। तो इतनी सारी जानकारी इन प्रश्न से जुड़ी हुई और भी ध्यान में रखें। इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14 की ओर। अब आपको मिलान करना है, मैच लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड, यानी विथ फर्स्ट टू सेकेंड के साथ मिलान करना है। अब मिलान कीजिए। अशोक का बृहद लेख जो है वह ऑप्शन 5 से मिलता है, ऑप्शन 5, याद रखिएगा। जो अशोक मेजर रॉक एडिक्ट, सही मिलान है इसका। अशोक का जो बृहद शिलालेख है, रॉक एडिक्ट 5th की अगर बात करें, तो वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 5th का जो सी होगा। आगे जो है 6 राजत्व सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। 7th अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। और 8th जो है अशोक की धार्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि बृहद शिलालेख जो 5th है वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। 6 जो है राजत्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और 7 जो है अन्य संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। और 8th जो है अशोक की धार्मिक यात्राएं से
जुड़ा हुआ है। तो यह बृहद शिलालेख जो नंबरिंग किए गए हैं उनके आधार पर सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का पता लगाएं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए, मौर्य काल के बाद की सदियों में सिक्कों की ढलाई में काफ़ी तेज़ी देखी गई थी। यह बिल्कुल सही बात है। ये जो है यह सही है स्टेटमेंट, पहला कथन सही है। दूसरा, उत्तर पश्चिम के राजाओं ने यूनानी, रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल की थी। यह भी सही है। मौर्य पाश्चात्य काल में मुद्रा के अधिकारिक प्रयोग से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त नहीं हुई थी। यह भी सही है। मौर्य पश्चात काल में सिक्कों के विविध प्रयोग से विभिन्न प्रकार की कारोबारी अर्थव्यवस्थाओं का संकेत मिलता है। यह भी सही स्टेटमेंट है। और मौर्य पाश्चात्य काल में निष्क और स्वर्ण नामक सोने के सिक्के और सतनाम चांदी के सिक्के का प्रयोग था। यह भी सही है। यानी पांचों ऑप्शन इसके सही हैं। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़े हुए आप रखें। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेट्रोलॉजी जो है वह एक स्टडी है धातु का ज्ञान। ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ मेटल्स, स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द कॉइन्स विद बाय वेट। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। सॉरी, सिक्कों का भार और जो इसका जो माप है, माप और क्रम, इसका वेट जो है इसके मेट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो याद कीजिए कि द मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉइन्स बाय वेट, यह किस में पढ़ा जाता है? मेट्रोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा कथन सही है? अब फिर इसमें देखिए कौन सा कथन सही है। प्रश्न संख्या 17, इसका सही ऑप्शन पढ़ते हैं। यौगिक क्रियाएं जिसमें श्वास पर नियंत्रण का उद्देश्य हो वह प्राणायाम कहलाता है। ध्यान रखिए, इसका सही आंसर होना चाहिए यह पहला कथन। यौगिक एक्सरसाइज वेयर द एम इज टू कंट्रोल ब्रीदिंग इज नोन एज प्राणायाम। यह सही है, यह कथन सही है। दूसरा, नागार्जुन का मानना है कि प्रकृति द्रव्य का रूपांतरण औषधि एवं समाधि के प्रयोग द्वारा होता है। यह भी कथन सही है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह भी सही स्टेटमेंट है। मेगास्थनीज का भी मानना है कि कुछ प्रकार की औषधियों का प्रयोग तपस्वी संप्रदाय द्वारा किया जाता था। यह भी सही है। सुश्रुत खगोल शास्त्र से संबंधित है, यह गलत स्टेटमेंट है। सुश्रुत जो है एक चिकित्सा शास्त्री थे, न कि खगोल शास्त्री। इनको चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी। याद रखिए, आज से जो लगभग 250 साल पहले ही इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक की खोज कर ली थी। तो इतना ध्यान रखिए, सुश्रुत जो है वह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, न कि खगोल शास्त्र से। इस प्रश्न से जुड़ी यह बातें आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। Which traveler gave the following statements about the female education in South India? I saw in honor 13 school for the instruction of girls and 23 for boys. I think I have not seen anywhere else. दक्षिण भारत में स्त्री शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथन का सही कथन किस यात्री ने दिया है? यानी उन्होंने लिखा है कि हनौर में 13 स्कूल लड़कियों एवं 23 स्कूल लड़कों के निर्देश के लिए देखें। ऐसी चीज़ मैंने इसके अलावा कहीं और नहीं देखी थी। यह कथन किसका था? तो इब्न बतूता का था। एक्चुअली इनका यह दिखाना था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हाईलाइट कर रहे थे कि वह इस तरह से जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग स्कूल की जो व्यवस्था थी उसके संबंधित बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला था। इसलिए विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण से हम लोग बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते थे उन्होंने क्या लिखा है और कैसी सामाजिक स्थिति को उन्होंने वर्णित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 की ओर। मैच द फॉलोइंग, में ऐलान करना है। इसमें देखिए मैच करना है कि मुगल सरकार और प्रशासन। जो मुगल सरकार और प्रशासन जो है वह श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दूसरी बात ना, द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये जो बुक है मुगल सरकार और प्रशासन, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, यह जो है आर.सी. मावलंकर, याद रखिए आर.सी. मजुमदार, सॉरी, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी। और बी और आवर नेशनहुड डिफाइन, यह जो है एम.सी. गोलवलकर, याद रखिएगा एम.एस. गोलवलकर के द्वारा रचित हैं। और यह जो केशव बलिराम हेडगेवार, यह जो है वह राकेश सिन्हा के द्वारा रचित है। तो इस तरह से ये सारी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 20। विच वन इज़ द करेक्ट अबाउट द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें याद रख लेना है कि पहला कथन इट वाज फाउंड इन 1873, यह 1873 में फाउंड किया गया था। यह कथन बिल्कुल सही है।
दूसरे कथन की ओर है, इसकी स्थापना जालंधर में हुई थी, यह गलत है, यह गलत है। इसकी स्थापना जालंधर में नहीं अमृतसर में हुई थी। सिंह सभा आंदोलन की स्थापना जालंधर में हुई थी। इसकी योजना सिख समुदाय से में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करवाना था, यह सही है। इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों के धर्मांतरण गतिविधियों का साहस था, एक्चुअली यह जो है ना सामना किया, यह भी सही है। इसने संपूर्ण पंजाब में खालसा कानून स्कूल और कॉलेजों का एक संजाल नेटवर्क बनाया था, यह भी सही है। इस तरह से सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो पूछा गया है इसमें सिंह सभा के बारे में कौन सा कथन सही है, तो सही तो सारे हैं, गलत पूछा जाए तो उसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़े रहेंगे। ये थे 20 प्रश्नों की श्रृंखला में पहला पार्ट। देखते हैं इसी क्रम में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा एहसास हो पाएगा कि कैसा पेपर पूछा जाता है, कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी रखनी है। थैंक यू सो मच।